मैं पंकज परमार आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं गैलेक्सी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करने वाले हैं और इससे हिंदी से संबंधित प्रश्नों की बात करने वाले हैं, हिंदी से संबंधित सिलेबस की बात करने वाले हैं, पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हिंदी में पूछे जाते हैं ताकि आप परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर पाएं और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कर पाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यूपी पुलिस एसआई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। यद्यपि आप पैटर्न से तो अवगत होते ही हैं पहले भी। जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह बेसिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन मिलाकर उसमें जनरल नॉलेज के भी प्रश्न होते हैं, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंटल एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग से रिलेटेड है 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। 400 नंबर का प्रश्न होता है और 2 घंटे में आपको इस प्रश्न को हल करना होता है। तो जो हम बात करने वाले हैं, हिंदी की बात करने वाले हैं कि हिंदी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहाँ से पूछे जाते हैं और किस तरह आप हिंदी पढ़ें ताकि परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जनरल हिंदी अर्थात सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न हैं और 100 अंक हैं। अर्थात जो एक प्रश्न है वो 2.5 मार्क्स का है, 2.5 नंबर का है। अगर आप अच्छे से ठीक ढंग से हिंदी की तैयारी करते हैं, सामान्य हिंदी की तैयारी करते हैं, तो आराम से 40 में 36-37 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेंगे और सही अटेम्प्ट कर लेंगे। 40 में 40 करना अतिशयोक्तिपूर्ण बात हो जाती है, बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाली बात हो जाती है, लेकिन यदि आप प्रयास करते हैं तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। चलिए, जो पाठ्यक्रम है वो सामान्य हिंदी, तो वहाँ आप देखते हैं कि सामान्य हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन ये सामान्य हिंदी का जो संबंध है ना वो हिंदी भाषा से है। क्या हमने बताया? हिंदी भाषा से है और हिंदी भाषा को हम 3 भाग में बांट देते हैं आपकी परीक्षा के अनुसार। पहला पार्ट व्याकरण, दूसरा पार्ट काव्य शास्त्र है और तीसरा पार्ट हिंदी साहित्य का है। ध्यान रखिए, जब भी आप पढ़े हिंदी, सामान्य हिंदी, तो आपके दिमाग में ये 3 भाग होने चाहिए हिंदी की। पहला व्याकरण का हिस्सा, दूसरा काव्य शास्त्र का हिस्सा और तीसरा हिंदी साहित्य का हिस्सा। अब 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करेंगे, किसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने पहले काव्य शास्त्र की बात करनी होगी और यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी हमें बात करनी होगी। तो ध्यान दीजिए, काव्य शास्त्र के अंतर्गत आपकी परीक्षा में यहाँ से 3 टॉपिक है। एक रस का टॉपिक है, एक छंद का टॉपिक है और एक अलंकार का टॉपिक है। तो रस, छंद, अलंकार से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अधिकांश विद्यार्थी ये समझते हैं कि ये व्याकरण का अंग है। नहीं, व्याकरण के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार नहीं आते। रस, छंद, अलंकार काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। रस के अंतर्गत एक प्रश्न पूछ दिया जाएगा, छंद के अंतर्गत एक प्रश्न, अलंकार के अंतर्गत एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा। रस हो सकता है कोई कविता दे दे, कविता का 1-2 लाइन दे दे और वहाँ से पूछे, उन पंक्तियों में पूछे कि इसमें कौन सा रस है, उसी तरह इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा अलंकार है। एक तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे प्रश्न जो होते हैं तथ्यात्मक प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, जिसको आप फैक्चुअल कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्चुअल प्रश्न कहते हैं कि
रसों की संख्या कितनी है, छंद के कितने प्रकार हैं, अगर मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद में दोहा रोला है या सोरठा है तो उसमें कितनी मात्राओं की संख्या होती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार में भी इसी तरह से कि शब्दालंकार कौन सा है, अर्थालंकार कौन सा है, तो तथ्यात्मक का अर्थ है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दूसरा पहचान से कि इसमें कौन सा अलंकार है, क्या है, इसमें कौन सा छंद है, इसमें कौन सा रस है। तो काव्य शास्त्र के 3 टॉपिक हो गए, इसको आपको दिमाग में रखना होगा ताकि परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन कर पाए। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं, साहित्य की बात करने वाले हैं। साहित्य से भी लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने बताया कि हिंदी साहित्य से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं इसकी भी हम बात करेंगे, और कौन सा सेक्टर है जहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य में सबसे पहले आपको जो ध्यान देना होगा, पुरस्कार पे ध्यान देना होगा। कौन सा पुरस्कार किससे संबंधित है, कौन सा सम्मान किससे संबंधित है। अगर कोई पुरस्कार है तो प्रथम पुरस्कार, जैसे ज्ञानपीठ है तो पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसको मिला। तो इस तरह आपको पुरस्कार और सम्मान में जिसको प्रथम मिला है उसको तो अवश्य रखिए, और साथ साथ हिंदी में किसको किसको मिला है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और हिंदी में विशेषकर अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हैं तो यूपी से रिलेटेड यदि किसी साहित्यकार को मिलता है तो उसको ध्यान रखिए, उनकी रचनाओं को ध्यान रखिए। यकीन मानिए यहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट, यहीं से हिंदी साहित्य से आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है, पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न पूछा जाता है। हमने क्या बताया, पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न पूछा जाता है। पत्र पत्रिकाओं में विशेषकर ऐसी पत्रिका जो यूपी से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश से संबंधित हो, उत्तर प्रदेश से निकलती हो, उससे प्रश्न पूछे जाते ही जाते हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य में प्रथम, अब ये क्या है बताते हैं। हिंदी साहित्य में प्रथम की बात जब हम करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि हिंदी का पहला लेखक कौन है, खड़ी बोली हिंदी का पहला लेखक कौन है, अपभ्रंश का पहला लेखक कौन है, पहली कहानी कौन सी है, पहली उपन्यास कौन सी है। तो ये आपसे पूछा जाता है। एक तो हमने बताया कि पुरस्कार और सम्मान में पहला पुरस्कार किसको मिला, जैसे ज्ञानपीठ, पहला ज्ञानपीठ किसको मिला, हिंदी में कितने लोगों को ज्ञानपीठ मिल चुका है। अगर साहित्य अकादमी सम्मान है तो कितने को मिला है, कहाँ किसको मिला है, कौन सी रचनाओं पे मिला है, विशेषकर हिंदी के संदर्भ में। तो यहाँ से आराम से आप प्रश्न कर ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ जो चौथा टॉपिक आप देखेंगे तो चौथा टॉपिक में हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं। क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु काल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे पूछ देगा कि महादेवी वर्मा का संबंध किससे है, तो महादेवी वर्मा का संबंध छायावाद से है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का संबंध किससे है, तो उनका संबंध छायावाद से है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध किससे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध किससे है। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि साहित्य से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर
इतने दायरे में आपने तैयारी कर ली है ना, तो यकीन मानिए एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अधिकांश विद्यार्थियों का ये समस्या है कि सर साहित्य के प्रश्न नहीं होते। साहित्य के प्रश्न इसलिए नहीं होते ना कि आप समझ नहीं पाते कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। अगर आप यूपीपी का पेपर देखिए, जो अभी पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, या जो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है किसको मिला है। तो इन सब का आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आ जाते हैं व्याकरण पे आ जाते हैं। तो व्याकरण में लगभग 26-27 टॉपिक हैं जिसको आपको तैयार आराम से करना है और हो भी जाता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण की बात करें तो व्याकरण आरंभ करने से पहले आपको भाषा से संबंधित विभिन्न आयाम को पढ़ने होते हैं। जैसे भाषा क्या है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, हिंदी क्या है, राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, इन सब की बात हम यहाँ करते हैं। तो पहला टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। पहला टॉपिक से एक प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक हम संज्ञा का करते हैं। संज्ञा में विशेषकर जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो भाववाचक संज्ञा से। आप किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे अधिक प्रश्न भाववाचक संज्ञा से पूछा जाएगा। उसके बाद इसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण हैं, जैसे व्यक्तिवाचक जाति, वहाँ से पूछ लिया जाएगा, लेकिन ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद संज्ञा के बाद सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम के बाद विशेषण से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बात का ध्यान रखिए, ये जो सर्वनाम से है, सबसे अधिक आप किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिए, सर्वनाम में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो निजवाचक सर्वनाम से पूछे जाते हैं। और अधिकांश विद्यार्थी यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, अधिकांश विद्यार्थी भाववाचक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम यहाँ वही टॉपिक लिख रहे हैं इधर कि संज्ञा में महत्वपूर्ण कौन सा है, सर्वनाम में महत्वपूर्ण कौन सा है। पढ़ेंगे हम सब महत्वपूर्ण की दृष्टि से ही पढ़ेंगे, लेकिन फोकस अगर करना हो तो आप इस पे कीजिए। विशेषण में आप किसी साल का पेपर उठा के देख लीजिए, सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो सार्वनामिक विशेषण से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, सार्वनामिक विशेषण से पूछा जाता है। ठीक है, अन्य भेद भी हैं इसके, वहाँ से भी पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फोकस किस पे करना है, सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद अगर हम क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया में सबसे अधिक अगर आप प्रश्न देखेंगे तो अकर्मक और सकर्मक से प्रश्न देखेंगे। अधिकांश विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं अकर्मक सकर्मक और गलत कर देते हैं। एग्जामिनर भी समझता है कि हम यहाँ से प्रश्न बनाएंगे तो बच्चे गलत करेंगे। उसके बाद क्रिया के बाद हम अव्यय करेंगे। अव्यय में आपको पता है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आते हैं, तो इसको करेंगे। और अव्यय में सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटा टॉपिक है। उसके बाद हम समास की बात कर लेंगे। समास में सबसे अधिक प्रश्न अगर आप देखेंगे ना तो समास विग्रह से, यानी इसका समास विग्रह करे, यहाँ से पूछा जाता है। फिर समास पहचान से पूछा जाता है कि कौन सा समास है, इसकी पहचान करें। समास के बाद हम वर्णमाला कर लेंगे। वर्णमाला में आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो मिश्रित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी मिक्स करके, कि जो क है अल्पप्राण, अघोष है महाप्राण, सघोष, ऐसे मिक्स करके, तो आपको ध्यान रखना होगा। वर्णमाला के बाद हम संधि की बात करेंगे और संधि में भी लगभग इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको संधि विच्छेद से प्रश्न पूछ दिया जाएगा, ठीक है, और संधि पहचान से प्रश्न पूछ दिया जाएगा। तो आपको तैयारी इसी तरह करनी होगी। और संधि में हमने देखा है सबसे अधिक आजकल जो प्रश्न पूछने का ट्रेंड है वो व्यंजन संधि से है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी व्यंजन संधि में प्रश्नों को गलत कर देते हैं। अब आगे की बात करते हैं। संधि के बाद
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, संधि के बाद जो हमारा टॉपिक होगा, संधि के बाद उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय, निपात। निपात से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है और अधिकांश विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता। उसके बाद कारक, ये सब छोटे टॉपिक हैं और आराम से हो जाते हैं। कारक, काल, वाच्य, शब्द भेद। शब्द भेद में आप तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ये सब करते हैं और यहाँ से पूछा जाता है। शब्द भेद के बाद वाक्य भेद, यहाँ से भी प्रश्न खूब पूछा जाता है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो शब्द भेद, वाक्य भेद। वर्तनी, जिसको आप शब्द शुद्धि कहते हैं, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। 2 तो प्रश्न पूछा ही जाता है, टोटल 40 प्रश्न आने हैं। लगभग हर टॉपिक से एक प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। वर्तनी के बाद वाक्य शुद्धि की बात करेंगे। वाक्य शुद्धि, वाक्य दे देगा और पूछेगा ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अधिकांश विद्यार्थियों का ये प्रश्न होता है, हम कितने याद करें? तो लगभग अगर आप 150 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो परीक्षा में इससे बाहर का नहीं आना है। उसके बाद अनेकार्थी शब्द का खूब ट्रेंड चला है। आप यूपीपी का पेपर देखिए, वहाँ खूब पूछे जा रहे हैं। अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ, और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, सुनने में जो एक जैसे लगते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अली और अली पूछ देगा और इसका क्या अर्थ है, तो यहाँ से खूब ट्रेंडिंग चल रहा है। अनेकार्थी शब्द भी ट्रेंडिंग चल रहा है। उसके बाद विलोम शब्द की बात करेंगे। विलोम शब्द, और याद रखिए विलोम शब्द को हम विपर्य शब्द भी कहते हैं। एक बार परीक्षा में पूछ दिया कि फलां का विपर्य होगा, बच्चों ने गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि विपर्य का अर्थ ही नहीं पता था कि विपर्य होता क्या है। वो तो विलोम विलोम पढ़े हैं। तो विलोम शब्द या विपर्य शब्द लगभग ये भी 100-150 के आसपास अगर आप तैयार कर लेते हैं, मैं करवाऊंगा तैयारी। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द 100 के आसपास, अनेकार्थी शब्द भी 100 के आसपास, तो आराम से आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद विलोम शब्द हो गया। आप देख रहे हैं उपसर्ग, प्रत्यय, निपात, कारक, काल, वाच्य, शब्द भेद, वाक्य भेद, वर्तनी, वाक्य शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, विलोम, विपर्य शब्द। उसके बाद एक आता है वृत्ति, ये भी आजकल खूब पूछा जा रहा है। और बाकी रस, छंद, अलंकार हमने वहाँ बता ही दिया। तो ये आप टॉपिक देख रहे हैं, लगभग हिंदी में 25 टॉपिक बनते हैं और रस, छंद, अलंकार को जोड़ दिया जाए तो 28 टॉपिक हो गए। और इन्हीं सब से एक एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कुछ विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर पर्यायवाची शब्द हम तो पढ़ के जाते हैं और परीक्षा में नहीं कर पाते। देखिए पर्यायवाची शब्द जो आप पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची शब्द वो गलत पढ़ते हैं। आप क्या कीजिए कि एक साथ, जैसे देवताओं का एक साथ पढ़ लीजिए, जैसे राम का कर लिया, लक्ष्मण का कर लिया, इंद्र का कर लिया, ब्रह्मा का कर लिया, शंकर का कर लिया, एक साथ देवी देवताओं का कर लीजिए। नदियों का एक साथ कर लीजिए, गंगा, यमुना, नर्मदा, इन सब का एक साथ कर लीजिए। उसके बाद आप ग्रह नक्षत्रों का एक साथ कर लीजिए। जब एक साथ करेंगे ना तो कभी भी परीक्षा में
गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो हमने ये देखा। अब कुछ विद्यार्थी ये भी पूछते हैं कि सर हिंदी भाषा की तैयारी कैसे की जाए। ध्यान दीजिए, सामान्य हिंदी का अर्थ यहाँ हिंदी भाषा से है, ठीक है, केवल व्याकरण से नहीं है। अगर व्याकरण की बात होती तो केवल ये पूछ देता जो अभी हमने लिखा है 24-25 टॉपिक, रस छंद अलंकार को हटा देता क्योंकि वो काव्य शास्त्र का हिस्सा है। लेकिन जब हिंदी भाषा की बात आ जाएगी तो सब प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य से भी पूछ दिए जाते हैं, बताया ही, काव्य शास्त्र से भी पूछ दिए जाते हैं और व्याकरण से भी पूछ दिए जाते हैं। अब आप कैसे तैयारी करें हिंदी में ताकि 40 में आराम से 35 प्लस हो जाए, और प्रयास करें तो 40 के आसपास भी आप पहुंच जाएं। एक दो कभी कभी प्रश्न मानवीय गलती के कारण गलत हो जाते हैं। दिखता है इनमें से कौन सा है, आपको दिख जाएगा नहीं है, लिखा रहेगा नहीं है, दिख जाएगा है। तो देखिए, सबसे पहले जो भी प्रीवियस ईयर है पूर्व के प्रश्न को उठाएं, ठीक है, पूर्व के प्रश्न को उठाएं। अगर वहां 4 विकल्प दिया गया है तो आप गलत क्या करते हैं कि एक विकल्प को टिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आपको चारों विकल्प पे बात करनी। अगर ए सही है तो क्यों सही है, बी सी डी गलत है तो क्यों गलत है। तो आप ऐसे क्या करते हैं ना, एक बराबर 4 प्रश्न तैयार करते हैं। अगर 100 प्रश्न तैयार कर लिए तो 100 इंटू 4 लगभग 400 प्रश्न आपके जेहन में, आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही आपको तैयारी करनी होगी, हिंदी भाषा की तैयारी करनी होगी। यकीन मानिए, अगर जो हमने ये आपको नुस्खा बताया है, अगर इस पे आप कायम रहते हैं तो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको और चक्कर में नहीं पड़ना है कि यहाँ से ले ले, यहाँ से। आप केवल पूर्व के प्रश्न कीजिए, और पूर्व के प्रश्न में केवल यूपीएसआई के प्रश्न ही मत कीजिए, यूपीपी के भी प्रश्न कर लीजिए, जो यूपी टेट के भी प्रश्न कर लीजिए, ठीक है, सुपर टेट के भी प्रश्न कर लीजिए। अगर एक साथ ये पूरा पैकेज कर लेते हैं ना तो फिर बहुत ही बेहतर नंबर आएंगे और आप सेलेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए, मिलके बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ाई भी बेहतर ढंग से कीजिए। सही है।